सर का था। किसका था बेटा? डीके मिश्रा सर का। अच्छा, डीके मिश्रा सर का क्लास है। और आपका ज्योग्राफी का एक लेसन हो गया है 10F में। 10F में वेदर ज्योग्राफी इज completed or not? Lesson 1 of geography is completed. In 10F, who is taking your economics class? इकोनॉमिक्स डीके मिश्रा सर। DK Mishra sir. So whether one lesson of economics is completed or not? नो मैम। Whether it was started or not? यस मैम, इट वाज स्टार्ट। It was started. So I am also going through in class 10B. I am also going through lesson 1 of economics, that is development. And I think Mahak, we have to today we will discuss about national development, or national development was started yesterday. Ma'am, national development was started. So here we make some comparison in economics. If DK Mishra sir is taking economics, then naturally students of 10F have not got any problems when I am discussing about economics chapter. किस पोर्शन तक हुआ था शिवम इकोनॉमिक्स में? मैम पब्लिक फैसिलिटीज तक हो गया था। पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज कहाँ पे है भाई? पेज नंबर? सेकंड टॉपिक नंबर 11। So page number 11. Okay. And I think we will start how Mahak, how to compare different countries or state, ma'am. whether it was started or not. No, ma'am. It was not started. So do you have any confusion? Do you have any problem if I start from how to comparing different countries or state? नो मैम। और आप तो बताएंगे, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, आप तो बहुत आगे जा चुके हैं आप लोग। पेज नंबर 11 में पब्लिक फैसिलिटीज। और हमारा तो आज हो पाएगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया स्टेट बाय स्टेट। एक केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज इनकम का। डिस्कशन आपके यहाँ हो गया होगा केस स्टडी जो एवरेज इनकम का दिया हुआ है कंट्री ए और कंट्री बी। ओ, आवाज नहीं आ रही है शिवम की अच्छे से। ओके, कोई बात नहीं। सो लेट अस स्टार्ट विथ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। After studying up to this portion, what is your view for comparing different countries or different states of India and different countries of the world? अगर आपको कंपैरिजन करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? What is the basic parameter behind comparison of different countries? On what way we can categorize countries into the category of underdeveloped, developing and developed? What is the basic criteria? चलो 10 ही है, पहले बताओ। ये एक प्राजक्ता थी, वो ज्वाइन कर ली है? प्राजक्ता ज्वाइन तो की है, सुनाई पड़ रहा है प्राजक्ता? राजसन, प्राजक्ता ज्वाइन करके कहीं Yes, चली? ma'am. हाँ बेटा, आपको सुनाई पड़ रहा है? आप एक बार अपना Yes, वीडियो ma'am. ओपन करेंगी क्या, एक बार वंस? यस प्राजक्ता, वेरी गुड। चलो, अब चाहो तो तुम वीडियो ऑफ रख सकती हो, हम लोग कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
So Prajakta, what is this topic is already done in your class, already explained in your class. So what is the basic criteria of comparing different countries of the world? In what way we compare different countries? On the basis of development, we categorize the countries of the world into 3 categories. You all know that: underdeveloped, developing, and developed. So on what way, on what basis we categorize countries in the category of underdeveloped or developing or developed? बताओ प्राजक्ता, क्लास तो आप किए हैं, और जो नहीं भी क्लास किए हैं हमारे 10B की भी बच्चे बताएं। निशा, यस मैम। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए क्लास में? हम हाँ, यस यस, वेरी गुड, इट्स पर कैपिटा इनकम, वो क्राइटेरिया होने चाहिए। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर डिफरेंट कंट्रीज को कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि हम बताए थे कि क्लासरूम सिचुएशन में अगर स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन करना है, तो स्टूडेंट जो पर्पस है स्टडी, तो वहां पे हम लोग करते हैं टॉप 5, और फिर उसके बाद फेलियर या नीचे से 5, जो सबसे ज्यादा मतलब बहुत ही कम नंबर लाने वाले हैं, लो मार्क्स जिनका है, तो इस कैटेगरी में ये करते हैं। तो कंट्रीज को जब हम कंपेयर करने की बात होती है तो यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग कंट्री इज इनकम। और ये इनकम क्या होगा? टोटल इनकम कंट्री का, या एवरेज इनकम कंट्री का, या पर कैपिटा इनकम? क्या होगा, क्या होना चाहिए मैम? पर कैपिटा इनकम। यस, वेरी गुड, इट मस्ट बी पर कैपिटा इनकम। ओके निशा, गुड। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। You might ask, if development can mean different things, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspects do we use to compare them? मान लो हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में भी, क्या? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ यूएसए, इसमें बहुत सारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में सिमिलैरिटीज पाया जाता है और कुछ डिससिमिलैरिटीज भी पाया जाता है। जैसे पढ़ते हैं हम लोग सबसिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग एंड जनरल इंटेंसिव फार्मिंग, कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ डिससिमिलैरिटीज है। कंपैरिजन के लिए हम किस एस्पेक्ट्स को लेते हैं, सिमिलैरिटीज को या डिससिमिलैरिटीज को? यस, एनीवन? कंपैरिजन के लिए किस एस्पेक्ट्स को चुनते हैं, सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज? डिससिमिलैरिटीज। यस, ऑफ कोर्स इट इज डिससिमिलैरिटीज, क्योंकि उसी से पता चलता है कि यूएसए का एग्रीकल्चरल फील्ड जो होता है बहुत बिग होते हैं, इंडिया का एग्रीकल्चरल फील्ड स्मॉल होते हैं। बिग साइज के होने की वजह से ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी यूज्ड, और मशीन से जब प्रोडक्शन होता है तो नेचुरली हायर होगा। तो ये होता है, हम लोग डिससिमिलैरिटीज को ज्यादातर यूज करते हैं क्राइटेरिया को किसी भी एस्पेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? अभी जैसे बताए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। अगर हम प्ले ग्राउंड में जाते हैं, कोई खेल ऑर्गेनाइज हो रहा है, MHRT ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उसमें जब हमको कंपैरिजन की बात आती है खिलाड़ियों के बीच में, तो कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, किसकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन की, तो खिलाड़ियों का जो स्पोर्ट्स का जो स्किल है उसके बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कि किसमें ज्यादा था और किसमें कम था। और जब स्टूडेंट की बात करते हैं तो उनके स्टडी के बेसिस पर उनका कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि एक क्लास में जब स्टूडेंट होंगे तो कितने होंगे, कैसे होंगे? दे डिफर इन देयर हाइट, they differ in their health, they differ in their talents and interest. The healthiest student may not be the most studious one, the most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare student? बहुत सारे सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज होते हैं। मॉनिटर बनाने के लिए जब हम सेलेक्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि कौन मॉनिटर अच्छा है, तो देखते हैं कि किसमें लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा है, किसमें क्लास मैनेजमेंट करने की क्वालिटी ज्यादा है।
जब स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो सपोर्टिव है या नहीं है, वो दूसरे से फ्रेंडली है या नहीं है, वो बातूनी है या नहीं है, वहां पे वो लीडरशिप क्वालिटी को अचीव किया हुआ है या नहीं है, वहां पे उसका टैलेंट के बेसिस पर हम लोग कंपेरिजन करते हैं। प्ले ग्राउंड में प्लेइंग स्किल्स के, स्पोर्ट्स स्किल्स के बेसिस पर कंपेरिजन करते हैं। तो जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव्स होगा, जो ऑब्जेक्टिव से हम कहीं पे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उसी के बेसिस पर कंपेरिजन किया जा सकता है। ठीक है। The most intelligent student may not be friendliest. So how do we compare student? The criteria we may use depend on the purpose of comparison. स्टूडेंट के लिए पर्पस ऑफ कंपेरिजन अगर स्टडी है तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे, अगर प्लेग्राउंड में खिलाड़ियों के लिए हम प्लेइंग स्किल पर कंपेयर करेंगे। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। ऐसा नहीं है कि जो बहुत तेज है उसी को हम पिकनिक ऑर्गेनाइज करने का भी काम देते हैं, जो बहुत ज्यादा तेज है उसी को हम डिबेट में भी, ये हो सकता है कि वो उतना अच्छा बोल नहीं सके, उतने अच्छे से अपने व्यू को एक्सप्रेस नहीं कर सके। अलग अलग क्वालिटीज जो है वो क्राइटेरिया बनेगा अलग अलग तरह के वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा डिबेटर है या ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है। अपने स्कूल में ही देखते हो ना कितने लोग एमएचआरटी में या डीएवी क्लस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसमें से कुछ अच्छा पढ़ते भी हैं, कुछ साधारण पढ़ते हैं और कुछ बहुत ही कम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ही कम पढ़ते हैं और खेल में बहुत अच्छे हैं, तो क्या उनको अलग कर दिया जाता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, बहुत अच्छा खेलते हो इसलिए तुमको प्राइज नहीं देंगे? क्योंकि वहां पे गेम्स और स्पोर्ट्स का स्किल और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगराइज किया जाता है। तो जो पर्पस होगा उसके बेसिस पर क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं हम लोग फॉर कंपैरिजन। ठीक है। वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास. How shall we do it? Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. Of course, there can be differences, but what are important characteristics that should form the basis of comparison? Friendliness, spirit of cooperation, creativity, or marks secured. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. जैसे कि हर तरह का क्वालिटीज में स्टूडेंट क्लास परफॉर्मेंस के आधार पर उसको कंपैरिजन में किसी को टॉप 10 और बिलो 10 के कैटेगरी में डालते हैं। उसी तरीके से जब कंट्री को कंपेयर करना है डिफरेंट कंट्रीज को, तो वहां पे इनकम जो है एक बेसिक क्राइटेरियाज है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। countries with higher income are more developed than others with less income. लेकिन ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये ओनली क्राइटेरिया कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे स्टूडेंट के लिए मार्क्स अच्छा लाना एक अच्छी बात है, लेकिन जब हम लोगों को स्कूल लीडर, स्कूल गर्ल और स्कूल बॉय चुनने की बात आती है, तो मार्क्स के अलावा और भी क्वालिटीज देखते हैं कि उसमें सेंस ऑफ कोऑपरेशन है या नहीं, सिंपैथी एम्पैथी वाला गुण है या नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, मैनेजमेंट स्किल है या नहीं, और इसके साथ साथ वो पढ़ने को भी मैनेज सही तरीके से पढ़ाई को भी कर रहा है या नहीं। और तब उस बेसिस पर हम लोग स्कूल बॉय और स्कूल गर्ल का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अलग क्राइटेरिया हो गया। लेकिन टॉपर का सिलेक्शन जब करने का बात होगा, और टॉपर को जब हम लोगों को फेलिसिटेट करने की बात होती है कि पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, तो वहां पे बाकी क्राइटेरिया नहीं देखते हैं, वहां पर उसका नंबर देखते हैं। वहां पे मार्क्स ही होता है क्राइटेरिया टॉपर को डिसाइड करने का। जो 99.9% लाया है वो टॉपर होगा, और जो 99% लाया है वो सेकेंड ही कैटेगरी में आएगा। उससे भी ऊपर कोई है तो वो थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहां पे मार्क्स है, चाहे माइनर ही डिफरेंस क्यों ना हो, मार्क्स क्राइटेरिया होगा। लेकिन स्कूल गर्ल और स्कूल बॉयज में अलग क्वालिटीज एंड अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ स्कूल बॉय एंड स्कूल गर्ल। ठीक है। इसलिए जब कंट्रीज में डेवलपिंग और अंडर डेवलप की बात आती है, तो वहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं उस कंट्री का इनकम। और वो इनकम क्या होता है? टोटल इनकम नहीं,
क्योंकि टोटल इनकम में भी डिस्पैरिटीज हो सकता है। 10% सोसाइटी हो सकता है इतना ज्यादा फंड और टैक्स दे कि वो इनकम में एक बड़ा हिस्सा उनका होगा। तो टोटल इनकम के बजाय हम लोग एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करते हैं। बट दिस इज नॉट ओनली वन attributes or parameter to compare different countries of the world. This is based on the understanding that more income means more of all things that human being need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. और इसको इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर इनकम ज्यादा होगा तो हम बेसिक फैसिलिटीज जो एक पर्सन को एक अच्छा हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए जो चाहिए वो बेसिक फैसिलिटीज हम शायद अवेल कर पाए इनकम से। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और पैरामीटर होते हैं, लेकिन मेन एट्रीब्यूट्स, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पैरामीटर होगा इनकम। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? Intuitively, the income of country is the income of all the resident of the country, all of its citizen, income of all the citizen of the country. This gives us total income of the country. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. अभी हम बताए ना, total income से हम उस सोसाइटी के बारे में कि उसका सही ग्रोथ हो रहा है नहीं जान सकते हैं, इसलिए इसके जगह हम लोग क्या मानेंगे? एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। Since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by the total population. What is average income? What do you mean by average income? Total income of the country divided by its total population, and that shows per capita income. So per capita income is also called an average income. Average income indicates about general facilities availed by the citizen of that country. In World Development Report brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying country. यहाँ पे ये पैराग्राफ में देख रहे हो एक लाइन, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। तुमको जान करके अच्छा भी लगेगा कि यही लाइन क्वेश्चन में आया है इस साल का क्या 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में, 1 नंबर का क्वेश्चन आया है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्री। ये क्वेश्चन आया था कि पर कैपिटा इनकम या कंट्री का एवरेज इनकम का जो डाटा है वो कहाँ से हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना? क्या बेसिक क्राइटेरिया है, ये कहाँ से हमको वो डाटा मिलता है, किसके रिपोर्ट के आधार पर हम डेवलप, डेवलपिंग और अंडर डेवलप को कैटेगराइज करते हैं? तो ये भाई वर्ल्ड बैंक का ये डाटा है जो कि बताता है जनरल इनकम के बारे में, एवरेज इनकम के बारे में, और उसके बेसिस पर हम कंपैरिजन करते हैं। तो जरा इस लाइन को याद रखोगे, ठीक है? सबको सुनाई पड़ रहा है ना कौन सा लाइन बोले हैं 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पढ़ने के लिए? यस मैम। अब देखो ये वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वो बताता है, जो 1917 का जो रिपोर्ट वो पब्लिश किया है उसके बेसिस पर 2017 का, 1917 बोल रहे हैं, 2017 का रिपोर्ट के अनुसार द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 per annum and above in 2017 are called rich country. डेवलप्ड कंट्री कौन कहलाता है? जिसका पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कितना है? $12,056, ठीक है? और ये रिच कंट्री कहलाता है। एंड द countries with per capita income of $, कहीं कहीं 855 भी लिखा हुआ होगा, 855 भी कहीं होगा किसी किसी बुक में, समझ गए ना? थोड़ा बहुत लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 955 लिखा हुआ है। द कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो देख रहे हैं $, वर्ल्ड रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया है उसमें जहां $12,056 से ज्यादा
अगर इनकम है उतना या उससे ज्यादा है तो वो डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आएगा या रिच कंट्री के कैटेगरी में आएगा। और जहाँ आपका 855-955 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम है, वो लो इनकम कंट्री में आएगा। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या है। अकॉर्डिंग टू 2017 इंडिया का एवरेज इनकम है $1820 पर एनम। एवरेज इनकम इंडिया का कितना है? $1820। और देखो अगर 955 है तो कितना हुआ? 9 दूनी 1800, इससे जरा सा मतलब 1000 मान लो ऊपर। लेकिन ये आपका 12,000 अगर देखा जाए तो कितना टाइम्स ज्यादा हो गया 1800 से? बहुत ज्यादा गैप है। तो इंडिया किस कैटेगरी में आएगा? डेवलपिंग कैटेगरी में आएगा। और डेवलपिंग भी कैसा डेवलपिंग? जहां पे डेवलपमेंट रेट थोड़ा स्लो है, क्योंकि इंडिया का इंक्लिनेशन लो इनकम कंट्री के तरफ ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि $6,000 वो इसका एवरेज इनकम है तो हम कह सकते थे कि हाँ इन जनरल मीडियोकर है और एवरेज रेट ऑफ डेवलपमेंट सही है। लेकिन इंडिया का इनकम कितना है? $1820 पर एनम एवरेज इनकम। और लो इनकम कंट्री का इनकम क्या है? करीब करीब 955 या $1,000। तो थोड़ा ही सा ऊपर है। तो हम लोग लो इनकम कंट्री और मीडियोकर रेट में डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। अंडर डेवलप तो नहीं है, लेकिन डेवलपिंग रेट में हमारा कंट्री आता है, लेकिन लो इनकम कंट्री के क्राइटेरिया में। अब देखो यहाँ पे एक तीसरा भी है। एक तीसरा सिचुएशन क्या है? द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. The rich country excluding countries of Middle East. मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कौन कौन कंट्री आता है? कोई नाम बता सकता है? मिडिल ईस्ट के कैटेगरी में हम कौन से कंट्री को रखेंगे? एनीवन? मिडिल ईस्ट कंट्री कौन है? कोई बताएगा मिडिल ईस्ट कंट्री कौन सा कंट्री है? मैम सऊदी अरेबिया, कतर। हाँ, कतार, सऊदी अरेबिया और जो भी वहां पे गल्फ कंट्रीज हैं, इनको रिच कंट्री तो कहते हैं लेकिन डेवलप्ड कंट्री नहीं कहते हैं। क्यों? ये जो यहाँ पे लाइन दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट कंट्री, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अभी तुरंत इसको पढ़े हो तुम लोग। इसको हम लोग रिच कंट्री तो कहेंगे मिडिल ईस्ट कंट्री को, लेकिन डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में इसको नहीं रखते हैं। क्यों? हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, जिसमें बेसिक क्राइटेरिया है इनकम। और इनकम के बेसिस पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज डेवलप्ड में आना चाहिए, लेकिन क्या लिख रहा है? एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट कंट्री, मतलब उनको हटाकर। इंक्लूडिंग नहीं बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग। कुछ छोटे कंट्रीज भी हैं वर्ल्ड के जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना, सॉरी जापान। जापान तो बहुत छोटा है, चाइना भी डेवलप के कैटेगरी में आ ही चुका है। जापान तो बहुत ही छोटा है। सिंगापुर, वो भी डेवलप्ड है। ठीक है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जापान में भी पॉपुलेशन ज्यादा है और ये भी डेवलप्ड के कैटेगरी में है। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा था कितना लॉस को ये वहन किया था, कितना लॉस हुआ था थ्रोइंग ऑफ बम इन ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी की वजह से। फिर भी ये जापान आज एक डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में इमर्ज किया है। अब मिडिल ईस्ट का कंट्री रिच है लेकिन डेवलप्ड नहीं है। ऐसा इसलिए है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्विटेबल नहीं है। वो कंट्री रिच कंट्री के कैटेगरी में इसलिए आता है कि वहां पे जो शेख हैं, पॉपुलेशन भी कम है, और जो शेख हैं बड़े बड़े अरेबिक शेख, अरेबियन शेख, वो किसी न किसी तेल का कुआं का मालिक हैं और उस तेल का डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंडिया में भी है, इंडिया भी एक पावर डिफिशिएंट कंट्री है। और बहुत सारे कंट्री में, क्योंकि वो पावर रिसोर्स मेजर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में, जिसका वैल्यू मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। विदाउट पावर तो हम हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां पे वेल्थ का कंसंट्रेशन जो है वो अनइवन है। ठीक है ना? 10% शेख मिलाकर पूरे कंट्री को रिच कैटेगरी में डालते हैं
और उसके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है जिसका इनकम उतना ज्यादा नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकम का एक जैसा नहीं है। वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड में ज्यादा है, जो कि शेख कहलाते हैं वहां पे, ठीक है। वो बहुत ज्यादा लग्जीरियस लाइफ लीड करते हैं, तो उनको अलग रखा गया। प्लस इसके अलावा भी और कुछ कारण है जिसकी वजह से उसको डेवलप नहीं कहा जाता है। हम कौन सा सोसाइटी को डेवलप सोसाइटी कहते हैं? जहाँ पे सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, जहाँ पे लोग लिटरेट हों, अवेयर हों, वैसे सोसाइटी को ही ना डेवलप कहेंगे। या बहुत पैसा है और कुछ दिमाग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, जंगली जीवन अभी भी जी रहे हैं, वैसा कंट्री को डेवलप कहेंगे? डेवलपमेंट कहता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो। मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर है? सभी लोग के पास पैसा है, फ्लाइट का यूज करते हैं। जहाँ पे सोशल जस्टिस हो, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अभी भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अभी भी वहां पे राइट्स जो है दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू मेल ओनली, वहां पे अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से जो भी कंट्रीज हैं जो कि धनी तो बहुत हैं और उनका एक वर्ग बहुत ज्यादा रिच है, उसको डेवलप्ड कैटेगरी से थोड़ा अलग करते हैं, और वैसे कंट्री को शामिल करते हैं जो छोटे तो हैं, डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं, लेकिन डेवलप्ड हैं। जैसे कि जापान, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। जापान में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। जापान के पास अपना रिसोर्स नहीं होने पर भी कंट्री का रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवननेस नहीं है, इसलिए हम इसको डेवलप के कैटेगरी में डालते हैं और मिडिल ईस्ट को नहीं। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? अब देखो, जो मिडिल ईस्ट वाली जो हम बात किए उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है। क्लास 10F में से किसी को पूछना है इसमें? कहीं कोई कंफ्यूजन है? आप लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं 10F 10B। if you are having any confusion in comparison of different countries, criteria for comparison, why Middle East countries are considered as rich but not completely the developed country, if you have any doubt then ask. If you are having any doubts then please ask. क्योंकि हम एवरेज इनकम रखते हैं, टोटल इनकम नहीं रखते हैं डेवलपमेंट का क्राइटेरिया, इसीलिए मिडिल ईस्ट को उसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा अनइवन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो थोड़ा अनइवन है, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ जो केस स्टडी दिया हुआ कंट्री ए, कंट्री 2B करके, एवरेज इनकम, व्हाइल एवरेजेस आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हेल्ड हाइड डिस्पैरिटीज। कभी कभी एवरेज इनकम भी, जो कि नेशनल इनकम होता है, एवरेज इनकम भी कुछ डिस्पैरिटीज को अपने में समेटे हुए रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज A and B. For the sake of simplicity, we have assumed that they have only 5 citizens each. Based on data given on in table 1.2, calculate the average income for both countries. तुमको एवरेज इनकम कैलकुलेट करना है, एक बार तो फटाफट सब डाटा देखकर कैलकुलेट करके बताओ। कंट्री ए में 5 सिटीजन है, कंट्री बी में भी 5 सिटीजन है। कंट्रीज ए में 5 सिटीजन का जो इनकम है वो टोटल करेंगे, पांचों इनकम को टोटल करके 5, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हुआ 5 से डिवाइड करेंगे। देखो एवरेज इनकम क्या आता है, फटाफट बताओ कोई भी। सिटीजन 1 का पर कैपिटा इनकम है 9,500, सिटीजन 2 का 10,500, सिटीजन 3 का 9,800, सिटीजन 4 का 10,000, सिटीजन 5 का 10,200। कोई एवरेज कैलकुलेट किया है? पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड करना कोई काम किया है इसको? यस मैम, 10,000 आएगा। 10,000 आ रहा है कंट्री ए में एवरेज इनकम। अब आ जाओ कंट्री बी, सिटीजन 1 को 500 रुपया एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, सिटीजन 2 का 500, सिटीजन 3 का 500, सिटीजन 4 का 500 एंड सिटीजन 5 का 48,000। यहाँ एवरेज इनकम क्या आया?
मैम यहाँ भी 48, 10,000। हाँ 10,000, यहाँ भी 10,000 आया ना। Yes, 48, 49 और yes. 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000। अब बताओ, अब तुम अपना व्यू दो तुम लोग कि डेवलप्ड कौन है और Country हाँ, और किस कंट्री में रहना आप प्रेफर करेंगे। विच कंट्री यू लाइक टू, कौन सा कंट्री ए में रहना पसंद करोगे या कंट्री बी में रहना पसंद करोगे। फटाफट बताओ, इसी से पता चलेगा कि डेवलपमेंट क्या है। कंट्री बी में वही रहना पसंद करेंगे जो 5वां सिटीजन का फैसिलिटी जिसको मिलेगा, है ना। 10,000 के जगह 50,000 हमारा अगर एवरेज इनकम होगा पर कैपिटा इनकम, तब तो वहां रहेंगे। लेकिन वो लॉटरी बेसिस पर ही हो सकता है। सबको सेम अपॉर्चुनिटी अगर मिलता तो 4 सिटीजन को 500-500 और एक को 48,000, ऐसा तो नहीं मिलता। अपॉर्चुनिटी तो सेम नहीं है सबके लिए। जबकि कंट्री ए में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी इक्वल है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वल है। हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े थे, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। whenever we talk about sustainable development, then we must try to distribute resources equally. Why do we need sustainable development का आंसर बताए थे ना, for equitable distribution of resources। तभी एक का की विकास सबका विकास होगा। इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, मतलब कि सोसाइटी में सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक इक्वलिटी है, सोशल इक्वलिटी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, इक्वल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कंट्री बी में वो सब दिख नहीं रहा है। भले ही एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम 10,000 आ रहा है, बट दैट इंक्लूड्स ह्यूज डिस्पैरिटीज इन द कंट्री। 10% के पास बहुत कंसंट्रेशन है वेल्थ का और 90% के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। ठीक है, तो वो सिचुएशन है, इसलिए कोई भी कंट्री बी को प्रेफर नहीं करेगा। यहाँ पे एवरेज इनकम तो हम लोग ले लिए हैं, लेकिन फिर भी जब उसका एक्चुअल ये करते हैं तो ये जो डिससिमिलैरिटीज है इसको छिपा दे रहा है एवरेज इनकम। ठीक है ना। तो ये आपका बताता है कि कैसे वेरिएशन हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है कंट्री ए और कंट्री बी के जैसा। लेकिन मिडिल ईस्ट में भी यही है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड में है, जिसकी वजह से टोटल इनकम एवरेज इनकम कंट्री का ज्यादा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और वेल्थ जो है एक समान नहीं है, किसी के पास कम है और किसी के पास बहुत ज्यादा है। जैसा यहाँ पर नीचे का फिगर में भी दिया हुआ है, कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, ये कौन सा कंट्री को शो कर रहा है डाटा के अनुसार। कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, 4 कुर्सी और 5 लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा प्रेशर है लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, 4 कुर्सी 5 लोग। और कंट्री बी को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा फिगर, कंट्री विथ रिच एंड पुअर, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, 2 कुर्सी पे 4 लोग और 4 कुर्सी पर 1 व्यक्ति। तो बैलेंस सोसाइटी कहाँ है, इक्वल सोसाइटी कहाँ है, कोई बताएगा। कंट्री ए में। कंट्री ए में, और यही प्रेफरेबल भी है और यही डेवलपमेंट के आधार पर जो क्राइटेरिया है वो उसको सही तरीके से फुलफिल कर रहा है कंट्री ए। ठीक है, तो लेट अस वर्क दिस आउट कर लेना। अब आता है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। व्हाट आर द अदर पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि हम बताए जापान में रिसोर्स कम है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है। ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं, व्हेन ह्यूमन बीइंग इज वेल इक्विप्ड विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, व्हेन ह्यूमन बीइंग इज वेल एजुकेटेड इन नेचर, अवेयर इन नेचर, they know how to utilize resources in a best possible manner, तब वैसा कंट्री को हम लोग कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्री और कंट्री विथ रिच ह्यूमन रिसोर्स। जापान एक वैसा ही कंट्री है, रिसोर्स कम है लेकिन थ्रू देयर ह्यूमन स्किल, ह्यूमन रिसोर्स, दे कैन
utilize their limited resource in a best possible manner, in a optimum manner, and become a developed nation, one of the developed nation of the world. तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इनकम के अलावा एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, फॉर कैटेगराइजिंग डेवलपमेंट रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इसके अलावा हेल्थ स्टेटस भी है, क्योंकि कोई भी माल नोरिश्ड पर्सन, कोई भी